अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजूम में खुशामदीद। मैं जी नजूम और आज की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बड़े अरसे से सोशल मीडिया एक्टिविज़म का काम कर रही हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं। इसके अलावा जर्नलिज़म जो है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के अंदर जो है इनका काफ़ी काम है और इसके अलावा अब इन्होंने लाइफ़ कोचिंग भी उसका आगाज़ किया है। तो आज हमारे पास मौजूद हैं फ़रा इकरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए सब मैं बिल्कुल अच्छा? ठीक। पहले बताइए कि आपको ये स्टूडियो कैसा लगा? कैसा म यहाँ पे आके मेरे महसूस? लिए तो ये बड़ा प्लेज़ेंट सरप्राइज़ जब आपने मुझे बताया कि आप अपने शौक की गर्ज से बनाया है और यहाँ पर महफ़िल मौसीकी और शायरी और ये सारा फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए काम होते हैं। अब ये कम हो गया है ना ज़रा, हुँ, हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, लोगों का हुँ, शौक बदल गया है, तो फिर आप वैसे तो फ़ाइनेंस से मुंसलिक हैं और हुँ। फिर ये काम तो मेरे लिए काफ़ी अमेज़िंग था ये जानना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा पहले हम जो भी हमारे मेहमान शख्सियत होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-सा अपने जर्नी के बारे में आप हमें बताइए कि आपने कहाँ से आगाज़ किया और आज जिस जगह पे मौजूद हैं, तो थोड़ा-सा हमें ब्रीफ़ली जो है बताइए? ये आगाज़ ऐसे हुआ था कि शौक़ था मुझे टेलीविज़न पर आने का हुँ। और मुझे शौक़ अदाकारी का था। अच्छा। जी, लेकिन वो आपको पता है हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं समझा जाता, फिर घर में कुछ फ़ैमिली के एतराज़ से तो मैंने कहा ठीक है नहीं करते। ओके। एक दोस्त जा रही थी ऑडिशन देने के लिए हुँ। पाकिस्तान टेलीविज़न, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। ओके। तो मैं चली गई वहाँ जो भी एसोसिएट थे, उन्होंने एक पर्चा थमाया उनको और मुझे भी। तो मैंने कहा मैं ऑडिशन देने के लिए नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ लीजिए, कोई बात ठीक है। नहीं। अच्छा मैंने वो पढ़ लिया चूँकि मैं बचपन से डिबेट्स किया करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव थी। तो वो हुँ। मैंने पर्चा पढ़ा, मुझे याद हो गया। उन्होंने कहा आएँ कैमरे के सामने बैठें और ये बोल दीजिए। बोल दिया, फिर साथ एक मेहमान को बिठा दिया, चंद सवालात कर लें। अच्छा वो भी मैंने कर लिए। हुँ, घर चले गए, मेरे ज़हन में भी नहीं था। हुँ। अगले दिन कॉल आती है, तब पीटीसीएल नंबर हुआ करते थे, ठीक है। तब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि फ़रा से बात करनी है। बात की, उन्होंने कहा जी आपका ऑडिशन जो है अप्रूव हो गया है। हुँ। आपको आना है और आपको प्रोग्राम असाइन किया जा रहा है। जब मैंने वालिदा से बात की, उनको लगा कि मैं अज़राही मज़ाक ऐसे कह रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। हाँ, हाँ, ठीक है, जब तुम्हारा प्रोग्राम आएगा देख लेंगे। ओके। और फिर जब प्रोग्राम आया हुँ। तो अम्मा को यकीन ही नहीं आया। तो फिर अम्मा ने जाके खुद देखा स्टूडियो चीज़ें, खुश हुईं कि अच्छा पढ़ा-लिखा माहौल है। फिर वहाँ ट्रेनिंग पीटीवी की आपको पता है कैसी होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिलसिला चल निकला। हुँ। पहले ये जैसे 14 अगस्त का प्रोग्राम है, ईद के शोज़ हैं, रमज़ान के शोज़ हैं, वो करते-करते फिर पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। फिर बाकायदा तौर पर मैं दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हुई, न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करती रही। जी, बिल्कुल। फिर 2.5 साल के बाद मैं कराची चली गई, एआरवाई न्यूज़ से मुंसलिक हुई। फिर हुँ। वहाँ पर न्यूज़ एंकरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद डॉन न्यूज़ में गई तो एंकरिंग के साथ प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। फिर अब तक पर काफ़ी अर्सा प्रोग्राम किया। फिर समा टीवी जो मेरा सबसे आखिरी चैनल था, वहाँ पर भी प्रोग्राम करती रही, जो शुरू में सोशल इश्यूज़ पर बेस करता था। बाद में फिर ट्रेंड चेंज हुआ और वो छापा मार प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ हुँ। गए। तो मेरा वही प्रोग्राम छापा मार प्रोग्राम में तब्दील हो गया। तो वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का आगाज़ हुआ था, जो अभी भी समहाउ मैं कोई ऐसी चीज़ आती है तो उस पे फिर अपने ज़राए से इन्वेस्टिगेट करके अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से, जो कि यूट्यूब एंड फ़ेसबुक पर मौजूद है, तो मैं जो भी मालूमात होती हैं वो देखने वालों तक पहुँचाती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि डिजिटल मीडिया से जो है वो सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह है या मतलब आज़ादी है कि आपको जो बहुत सारा मसाइल होते हैं चैनल्स के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, आप खुलकर बात कर सकते हैं, कोई ये वजह है? एक तो ये है कि जैसे-जैसे आप सीनियर होते हैं और तो चैनल अब जितने आ गए हैं, उनके कोई माली हालात ठीक नहीं है, तो वो आपको हुँ, उस लिहाज से भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते बिल्कुल ठीक और है। फिर ज़ाहिर है कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी राय का इज़हार मुकम्मल तौर पर चैनल के साथ रहते हुए नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। चैनल्स तो अब समझे ना मीडिया हाउसेज़ बन गए हैं हाँ जी। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के। तो फिर ऐसे वक़्त में आपके पास ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, अब सारे लोग उधर शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसलिए कि उनको मौका टीवी पर नहीं मिला तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। जो पहले से टीवी करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अपने दिल की बात कह सकते हैं। जैसा आप काम करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यही वजह थी।
तो बीच में कुछ टीवी चैनल्स के साथ मैंने काम भी किया। हुँ। लेकिन वही बात है कि जब आपको फिर आज़ादी से गुफ्तगू करने की आदत हो जाती है, तो फिर चैनल की क़ैद में आप रहना नहीं चाहते। और कुछ थोड़ा-सा पीआर आपकी फेस वैल्यू भी डेवलप हो जाती है जिसकी वज़ह से आप समझते हैं कि यार अब मुझे इस मुआशी जकड़पन से निकल के जी। आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारनी जी, चाहिए। बिल्कुल, माशी लिहाज से भी आप बेहतर हो जाते हैं। फिर देखिए, मैं अब जिस सोशल इश्यू पे बात करना चाहूँ और जो भी मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, वो मैं बिल्कुल एज़ इट इज़ सामने रख सकती हूँ। चैनल पर तो बहुत सी जगहों पर रोक दिया जाता है या कहा जाता है ये हुँ। काम करें, तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है, लोग करते भी हैं। अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। अच्छा, मेरा पहला और बुनियादी सवाल जहाँ से मैं आगाज़ करूँगा वो ये है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म ही क्यों? अ, शुरू हुआ था सोशल इश्यूज़ से और फिर वो चूँकि ट्रेंड चेंज हुआ था, तो हमारा प्रोग्राम भी तब्दील हो गया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में। क्योंकि वो ऐसे होते थे, कहीं पर कोई माफ़िया काम कर रहा है, कहीं कोई बच्चों को उठा रहा है, कहीं हुँ। पैसों के लिए किडनैप किया जा रहा है, तो फिर वो खुद ऑटोमैटिकली वो चीज़ मुझ तक आ गई। खुद से मैंने कोई आगाज़ नहीं किया था, लेकिन जब आई फिर देखा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। तो हुँ। उस सूरत में फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। आप देखते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ें भी हो रही हैं। हमें तो पता ही नहीं कि मसाला ऐसे बनता है या कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है। लाल मिर्च में कैसे मिलावट की जाती है, किस तरह से झांसा दिया जाता है लोगों को। तो हुँ। फिर वो आप एक अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए भी काम करते हैं। आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। और जब मैंने आगाज़ किया था तब ख़वातीन इस फ़ील्ड में थी भी, आई थिंक नहीं थी, उसके बाद ही ये ट्रेंड आगाज़ हुआ। ख़वातीन भी इस फ़ील्ड में ज़्यादा अच्छा, आने लगी। यही सवाल मैं आगे करने वाला था आपसे कि खातून होते हुए ये कितना मुश्किल काम है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल, क्योंकि मर्द जो हैं, मर्द मुआशरे में बड़े आसानी से घूमते फिरते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। खातून के लिए ये सोर्सेज डेवलप करना और इन्वेस्टिगेशन के इतनी डिटेल्स ये ज़ाहिर इकट्ठी करना, ये कितना मुश्किल काम है। मुश्किल है, मर्द हज़रात के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। अच्छा। बिल्कुल, टीम होती है साथ। अच्छा, ये सिर्फ़ मेरे उस प्रोग्राम की बात नहीं, सारे जितने इस तर्ज़ के प्रोग्राम करें, उनके साथ एक मुकम्मल टीम होती है, जो रेकी करने जाती है, हुँ। जो स्पाई करती है, फुटेजेस जमा करती है। फिर कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी एक इदारे में अगर कुछ हो रहा है, तो वहीं से कुछ लोग आपको इनसाइड स्टोरी बता देते हैं। वो चीज़ें आपके पास आती हैं, फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हो। जब आपको पता चल जाता है कि वाक़ई ये ऐसा है, तो फिर तैयारी के साथ वहाँ जाते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल होती है। आपको पता है कि जब चोर को पकड़ा जाए, तो वो कहता है कि मैंने तो आज ही ये सब किया था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। तो तो ये कुछ तो वीडियोस मतलब हमने देखा है ना, वो प्रोग्राम जो है वो आता है तो उसके अंदर क्या है, वीडियो पहले बनाई जाती है जी। खुफिया तौर पर हिडन कैमरास के ज़रिए और फिर उसे दिखाई जाती है, वो तब भी नहीं मान रहे होते वो फिर। देख के भी कहते हैं ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये हाँ। तो मैं हूँ ही नहीं। उस तरह के बहुत कैरेक्टर्स हमें भी मिले हैं। लेकिन सोसाइटी में है और फिर बड़ा अलमिया है कि जो इदारे इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, वो काम नहीं कर रहे और जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं। ये बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, हम फिर थोड़ा-सा इसको डिटेल में सर्च करते हैं। मुझे बताइए, लाइव कोचिंग ये एक अलहदा जो है वो फ़ील्ड है, तो इस लाइव कोचिंग के अंदर आने का कैसे ज़हन बना और कैसे इस साइड पे आपने जो है वो एक कोशिश तो की? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, ग्रेजुएशन में मेरे पास बतौर हुँ। सब्जेक्ट भी था, मैंने उसको पढ़ा। मेरी ओके। ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स भी इसमें करूँ, लेकिन फिर एग्रीगेट नहीं बना और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहा, मैं पढ़ती रही ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़े गौर से देखा करती थी। और फिर जब सोशल इश्यूज़ शुरू किए, तो साथ ही सोशल इश्यूज़ से जुड़ी हुई एक और बड़ी रियलिटी कि आपके मेंटल इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिन पर कोई बात नहीं करता और सब सफ़र करते हैं। तो मैंने इसको बड़े अरसे से शुरू कर दिया था। हुँ। इर्द-गिर्द के लोग, दोस्त अहबाब, कोई मिल जाता था, उसकी काउंसलिंग करनी 2-2 3-3 घंटे बैठ के। और करते-करते अब ये वक़्त आया कि इसको मैं प्रॉपरली टाइम देकर करना शुरू किया है। और इसका मकसद एक ये भी है कि मैंने एक सर्कल ऑफ केयर के नाम से एक छोटी-सी आप कह सकते हैं कि काविश है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ। वो मैंने अपने वालिद साहब को डेडिकेट किया, जो 1 हुँ। साल पहले हमें दाग़ मफ़ारक़त दे गए। अल्लाह तो पाक जो उनका दर्जा लाइफ़ बुलंद कोचिंग से या जो बाकी मेरे ऐसे काम हैं जिनसे मैं पैसे कमा रही हूँ, तो वो पैसे
सर्कल ऑफ केयर पे लगाती हूँ। यानी ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक मॉडल है जिसमें किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते, खुद आप कमाते हैं और उस पे लगाते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आप इस स्टूडियो में बैठी हैं, जी। हम उधर से कमाते हैं और यहाँ पे लगाते जी, हैं। बिल्कुल, तो वो ऐसा ही है। तो उसमें बड़े-बड़े लोगों के चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं, हुँ, बड़ी-बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ, बड़ी मुश्किलात, कभी-कभी छोटी-सी बात को इतना बड़ा समझ लेना और उसमें उलझ के रह जाना, तो उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर आप किसी से कह दें, किसी से मशवरा माँग लें। तो जो ज़िंदगी से सीखा, वो आगे उनको सिखा के ज़रा कोशिश है कि ज़िंदगी आसान हो सके सबकी। अच्छा, मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की तरफ वापस आते हैं। तो मुझे बताइए कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म है, ये किससे आप मुतासिर हुई? अच्छा, ये मुतासिर तो आप पता है कैसे कह सकते हैं। छोटी थी ना तो हम वो जासूसी की कहानियाँ पढ़ा करते थे। हुँ। उसमें एक जासूस होता था और उसको ये टास्क दिया जाता था, वो वहाँ पर जाके वो टास्क मुकम्मल करता था। इमरान सीरीज़ भी बचपन में पढ़ते बहुत थे पढ़ी हम है, सारे। बिल्कुल तो ऐसी वो है। दिल में कहीं ख़्वाहिश जागती थी कि ऐसा कुछ करें। तो वो हुँ, जब ये वाला प्रोग्राम इस तर्ज़ का हुआ ना तो दिमाग में वही सीरीज़ आ गई कि उसमें अच्छा। ऐसे होता था। फिर वो हम हमें खुद भी एक ऐसा ही महसूस होता था, हम भी उसका एक किरदार हैं और ये काम हो रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेके फिर हम करने लगे। बचपन की कुछ यादें कहीं-कहीं आपके काम से भी जुड़ जाती हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे बताइए कोई ऐसी रिपोर्ट या केस का आप ज़िक्र करें जिसने आपकी सोच या आपका नज़रिया जो है यकसर ही बदल दिया हो? एक तो नजम साहब ये हुआ कि जब ये सोशल इश्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम मैं करने लगी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसका हुँ, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और कहीं-कहीं हम जो चीज़ें कर देते हैं या कह देते हैं ना, वो नाशुक्री के ज़ुमरे में आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब आपने जाके फ़ील्ड में काम करना है और देखना है हर दिन कि इसके साथ ये मसला है, इसके साथ ये मसला है, बस ये कम्युनिटी इन लोगों को ये फ़ेस करना पड़ रहा है, तो फिर आप ना अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं। हुँ, साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि वो लोग इतनी मुश्किलात में भी खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम क्यों इतने नाशुक्रेपन पे उतरे बिल्कुल हुए हैं। सही। एक तो ये चीज़ मैंने सीखी। दूसरा, हम ख़वातीन के बारे में बहुत गलत सोच अपना चुके हैं। ओके। और वो मैंने देखा कि कुछ ऐसी औरतें जिनको हम बहुत बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, हुँ, जो किसी मजबूरी के बायस किसी ऐसे प्रोफेशन में आ गई हैं जहाँ से उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक। उनकी लाइफ इतनी मुश्किल और मिज़रेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते, और रेटिंग की खातिर हम चाहते हैं कि वहाँ पे जाके छापे मारे जाएँ। हर हुँ, बच्ची की, हर खातून की, हर लड़की की एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी कि उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। हुँ, मोहब्बत में धोखा खा के वो घर से निकली और हुँ, वापसी का रास्ता बंद हो गया। हाय! जीने के लिए उसको जो करना पड़ता है वो हर रोज़ मरना है। हुँ, इतना मुश्किल था। और ऐसी-ऐसी कहानियाँ कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये इतना तकलीफ़ दे है। ज़िंदगी के बहुत से तारीक पहलू मैंने देखे और हुँ, बहुत कुछ सीखा। तो ये जो लोगों के तल्ख़ तजुर्बात हैं, जो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल तरीन है, वो आपको सिखाती है कि अल्लाह ताला ने आप पर कितना करम किया है, आप पर कितनी नेमतें अल्लाह ताला नाज़िल कर चुके हैं, और हमारे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ये चीज़ें बदल देती हैं। मुझे बहुत बदला मेरे प्रोग्राम ने। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि यार किसी जगह पे हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पे जो है वो जी। सरअंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा, वहीं पर कोई एक मजबूर शख्स भी होता है। हुँ। तो अब हम कभी ऐसा हुआ या मतलब सोचा कि मतलब मजबूरी में इस बंदे के साथ शायद मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैं तो अपना काम कर रहा था लेकिन इसके साथ ज़्यादती हो गई उससे? ये ख़वातीन वाला ही जो प्रोग्राम मैंने आपसे हुँ, तज़किरा किया कि जब हम ऐसी जगहों पर छापा मारते थे, एक आध मर्तबा ऐसा हुआ, वो प्रोग्राम भी एयर हो गया, तो बाद में मैंने खुद जाके मैनेजमेंट से बात की कि इस तर्ज़ के प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, और फिर एक प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड था उसको हमने एयर भी नहीं किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मैनेजमेंट की भी कि उन्होंने इस पॉइंट को समझा। जिस नज़रिए से मैं सोच रही थी वो एक पेज पर आए, हमने नहीं चलाया, लेकिन वो एक चीज़ मुझे दुःख और तकलीफ़ दे गई कि हमें पता नहीं होता, हम किसी को कैसे जज कर लेते हैं और हुँ, उसके पीछे कोई और कहानी होती है। बाकी करप्शन करने वाला नजम साहब कभी मजबूर नहीं होता, हुँ, करप्शन वो बाय चॉइस कर रहा होता है। हुँ। तो उनको फिर सामने लेकर आना, हाँ, अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं और करते हैं, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अब मैंने देखा ये रुझान पॉडकास्ट में भी आने लगा है।
कि तो मेरा ख़्याल है कि पॉडकास्ट को पॉडकास्ट रहने दिया जाए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म को वो रहने दिया जाए, या फिर आप सीट बदल लें, इधर से उठ के उधर आ जाएँ, वो उधर से उठ के उधर चले जाएँ। तो ये डेकोरम जो है ना किसी भी प्रोग्राम का, उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये बड़ा अहम तरीन मौज़ू है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आपसे किया जाए। तो मुझे बताइए कि जो आजकल पॉडकास्ट का मयार आप देख रही हैं, हम देख रहे हैं बड़े टैलेंटेड लोग हैं, वो बस एक सतही से इंसान को लेके बैठे हैं और उसके ऊपर बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दीवार के साथ टक्करें मार रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता कि ये तरीक़ाकार शायद जो है वो इस मयार को गिरा रहा है? हो सकता है कि कुछ चैनल्स वाले ऐसी फरमाइश करते हों, या कोई मजबूरी रही हुँ, हो कि इतने माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वही बात है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुँ, और पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट की जो असल रूह है कि आपने किसी मेहमान को बुलाया, जैसे वन ऑन वन इंटरव्यू होते हैं, अब हमने उसको पॉडकास्ट का नाम दे दिया ना। हुँ, उसमें आप किसी शख्सियत को बुलाते हैं तो उसकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी बात करते हैं, या उसने जो अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में की हैं उस पर हम बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। तो वो अगर अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दूसरी तर्ज़ है। हुँ। फिर उसको कन्फ्यूज़ मत कीजिए, ना देखने वालों को कन्फ्यूज़ कीजिए। और फिर मेरा सवाल जो मैंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से भी एक छोटा-सा सवाल उठाया था कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, हुँ, जो लोगों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल जो ठीक है। हमारे लिए मिसाली शख्सियात हैं, व्हाई नॉट कि उनको इनवाइट किया जाए। हुँ, यकीनन इंसान जी, बहुत कुछ और जो सीखता है। जिनको आप बेनकाब करना चाहते हैं, फिर आप उस तर्ज का प्रोग्राम शुरू करके लें उनको आड़े हाथों, यानी उससे हमने कोई नहीं। उल्ट उलट कर लिया ना, हमने गड़बड़ कर दिया, मिक्स कर दिया, कन्फ्यूज़ हो गए, और बस इस कन्फ्यूज़न जहाँ में पे अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म आना जी, था, वहाँ पे हमने पॉडकास्ट रख जी, लिया। जी, जी। उसका तो उसका मेयार नाम फिर वहाँ बदल लें, नाम नाम बदल बदल लेना चाहिए। यार, ज़ाहिर नाम का और फ़ॉर्मेट का मसला हो गया इसके अंदर। फ़ॉर्मेट का मसला हो गया, तो ना खुद कन्फ्यूज़ हो, ना हमारे देखने वालों को कन्फ्यूज़ करें। ज़रूर करें सख्त सवाल, हुँ। ज़रूर पूछें, फिर प्रोग्राम का नाम चेंज कर लें या उसकी नौइयत चेंज कर लें। अच्छा, ज़ातियात में पे जो बात की जाती है, अमूमन हम देखा है कि कई दफ़ा ज़ातियात के ऊपर आप बैठे हैं, आपकी लाइफ़ हिस्ट्री उठा ली जाती है, आपकी लाइफ़ हिस्ट्री को डिस्कस करना शुरू किया जाता है। मेरी एक पसंद नापसंद है, मैं क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता, क्या पहनता हूँ या नहीं पहनता, ये मेरा मसला, किसी और का तो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इन ज़ातियात को भी पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया जाता है। इसके साथ आप कितना जो है इत्तेफ़ाक करती हैं? असल में ना हमें सोशल मीडिया को जैसे देखना चाहिए वैसे देख नहीं रहे। हमें लगता ये है कि अगर किसी भी गुफ्तगू के दौरान कोई हम कंट्रोवर्सी निकाल लेंगे, तो हुँ, उससे हमें रेटिंग मिल जाएगी। उससे ही हमारा पॉडकास्ट या हमारा प्रोग्राम चलेगा, हालाँकि ऐसा नहीं है। आपने मुझसे ज़िक्र किया और मैंने फिर आपका पेज देखा। आप बिल्कुल एक इल्मी अदबी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, या आपका जो मेहमान आया है, कभी वो गुनगुना रहा होता है, कभी वो शायरी कर रहा होता है, कभी अपनी ज़ात के बारे में बता रहा होता है। आपके बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर वो उस्ताद मोहतरम बैठे अंग्रेज़ी बोलने का, सीखने का तरीका बता रहे हैं, वो मिलियंस तक व्यूज़ जा पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही कहीं है। पर वो बच्चा जो साँप का ज़हर काट ले, तो उससे बचने के तरीके बता रहा है, उस पे भी लाखों व्यूज़ आए हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ़ कंट्रोवर्सी देखना चाहते हैं। जब हम मुसलसल उनको दिखाते रहेंगे, फिर उनको भी वो चस्का लग जाएगा, वो भी वही देखेंगे, फिर आप भी कंट्रोवर्सी की तलाश में रहेंगे। तो इस सोच को तब्दील करना ना क्रिएटर्स की ज़िम्मेदारी भी है। जब आपको लाखों लोग देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं और सुनते हैं, तो फिर आप उनके पास ऐसा कंटेंट भेजें, जो बड़ा खूबसूरत हो। अच्छा, हम अमूमन एक बात डिस्कस करते हैं, मुआशरे में बिगाड़ की जब बात करते हैं, यहाँ पर हम फैमिली व्लॉगिंग देख रहे होते हैं, हम यहाँ पर फैमिली लोग व्लॉगिंग के अंदर भी हम देख रहे थे, कुछ लोग जस्ट व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ अपने बेडरूम्स तक जो है वो चीज़ें लेके जा रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं, फिर दिखावा बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है इस सोसाइटी के अंदर, पैसे की, एक शादी के ऊपर पैसे की जो है बेदरेग जो है इस्तेमाल दिखाया जाता है, पता नहीं वो असली है या नकली। बहरहाल, आप क्या समझती हैं कि इससे माशरती जो रवैये हैं, उनके ऊपर किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं? एक ज़माने में पहले हुआ करते थे मॉर्निंग शोज़, हुँ, जिसमें बड़े महँगे लिबास, मेकअप, चीज़ें, फिर शादियों का एहतमाम किया जाता था। अब
उसी तर्ज की चीज़ें फैमिली व्लॉगिंग में भी आ गई हैं। ज़रूर करें आप फैमिली व्लॉगिंग, हुँ, ज़रूर इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे काम करते हैं वो करें। लेकिन जो देखने वाले हैं ना वो उनसे रिलेट करते हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही है। हुँ, अमूमी तौर पर वैसा नहीं होता। बिल्कुल अब सही। एक हज़ारों रुपए का ड्रेस किसी को गिफ्ट मिला होता है, हुँ, उसके बदले उसने पैसे भी लिए होते हैं, वो यानी अब आपको तो करोड़ों दिखा की रहे बात करें हैं। ना आप। जी, वो दिखा रहे होते हैं, तो वो फिर एक तरह से ना लोगों को भी लगता है हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, और उनको लगता है कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये शॉर्टकट है, हम भी इसी फ़ील्ड में आ जाएँ। अच्छा, ये हुँ, आसान भी नहीं है और ये ऐसा है भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। इसमें बहुत सी जगहों पर बहुत सी फ़ेक चीज़ें भी हो हुँ, रही हैं। फिर एक बाउंड्री हर चीज़ में होनी चाहिए, एक हद हर चीज़ की होनी चाहिए। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी भी एक बाउंड्री ही है कि यहाँ तक हम गुफ्तगू करेंगे, या अल्फ़ाज़ का चुनाव ऐसा होना चाहिए। अगर उससे आगे जाएँगे या अल्फ़ाज़ का चुनाव कुछ गलत कर लेंगे तो वो गलत इम्पैक्ट डालेगा। इसी बिल्कुल ऐसा। तरह व्लॉगिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, रिपोर्टिंग हो, किसी में भी जब हम उस बाउंड्री से आगे चले जाएँगे तो वो गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो बाउंड्रीज़ आपने खुद सेट करनी है। नहीं सेट करेंगे तो फिर कहीं-कहीं नुकसान भी उठाया जाता है। आपने देखा कि बहुत से लोगों पर मुकदमात भी हुए, कहीं पुलिस भी पहुँच जाती है, कहीं सोशल हुँ, मीडिया पर ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये फिर अपना नुकसान करने के मुतरादिफ है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ-बूझ दी है, उसको आप इस्तेमाल करते हुए जो भी काम करें ज़रूर करें, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट करें। मुझे बताइए फ़राह कि जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना कितना मुश्किल है और ज़्यादा जो ख़तरा और रुकावट वो क्या है? फ़ील्ड से रिलेटेड जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, रिपोर्टिंग के लिए जाती हैं, हुँ, जो आउटडोर जाती हैं, फ़ील्ड में काम करती हैं, वो ज़रा मुश्किल होता है। और वो एट टाइम्स मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि आवाम के दरमियान जाना, काम करना, फिर ख़ास तौर पे जहाँ कहीं आप किसी को एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो वहाँ बैकलैश भी आता है आपके पास, बड़ा मुश्किल है। तो चैलेंजेस तो हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाए कि सिर्फ़ हमारी फ़ील्ड में चैलेंज है या सहाफ़त मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हर हुँ, काम ही मुश्किल होता है। बस आप अगर मेहनत से करते रहें तो हो जाता है, बट है मुश्किल काम। हुँ, हुँ। सहाफ़त इतना आसान नहीं है। अच्छा मुझे बताइए जो पाकिस्तान में आलमी सतह पर तहकीकाती जो है सहाफ़त है, उसका मेयार और असर आपको क्या लगता है कि जो दूसरी दुनिया है दूसरे मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, उसकी निस्बत हमारे पाकिस्तान में आप समझती हैं कि मेयार किस कदर फ़र्क है इन दोनों में? असल में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म जैसे हम लोग करते हैं, वहाँ तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अच्छा। वहाँ आप किसी से सवाल ही नहीं पूछ सकते इस तरीके से। इवन अगर पुलिस आके आपसे कुछ सवाल करती है तो आप इस बात के मजाज नहीं है कि आप उनको जवाब दें जब तक उनके पास कोई वारंट नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, गालिबन अमेरिका के, जहाँ पर वो एक कॉमन शख्स से कोई बात करता है तो वो कहता है मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हुँ, उनका लॉ ऐसा है। तो हमारी जर्नलिज़्म उनकी समझ में नहीं आएगी, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट तर्ज़ की जर्नलिज़्म करते हैं। और ये जो हमारा तर्ज़ सहाफ़त है, ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खुद याद है कि जिन दिनों मैं प्रोग्राम करती थी, तो छापा मारते हैं हम, तो घुस जाते थे कहीं पर, तो मुझे किसी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमारे मुल्क में तो ये लॉ के ख़िलाफ़ है। तो ये डायनामिक्स हर मुल्क के चूँकि चेंज हैं, इसलिए सहाफ़त और बाकी सब चीज़ें भी चेंज हैं। तो हमारे यहाँ ये ज़रा बड़ा सनसनीखेज़ लगता है कि कैसे आप जा रहे हैं, बड़ा ऐसे लगता है कि एक कहानी देख रहे हैं, एक फ़िल्म है जो चल रही है। तो सनसनी है ना, तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करती है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब हर चैनल पर ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल सहाफ़त की बात करें तो उन्हें ये कतई समझ नहीं आएगा जो हम करते हैं। अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की पाकिस्तान में एक जदीद फ़ॉर्म जो है वो तश्कील पाई है। वो ये है कि किसी भी पुलिस वाले को माइक ऐसे कर दें आप आगे और वो जो है वो कह लें वन वे तोड़ के जा रहा है, तो उसको जो है ऐसे माइक आगे कर दें और उससे सवाल पूछना शुरू कर दें कि भई आप पुलिस वाले होके हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? आपकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है। इस तरह के जो मामलात हमारे सामने कुछ केसेस भी हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन की जो है जदीद फ़ॉर्म है, इसके बारे में आपका क्या ये मैं ख़्याल है? आपको वही जो पहले ज़िक्र किया ना, उसको इससे जोड़ूँगी कि ये जो हमारी ये वाली तर्ज़े सहाफ़त है ना, ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होती, और अगर हो
तो ऐसे सहाफ़ी जो हैं, मतलब अगर मैं भी कर रही हूँ तो मुझे भी वो बुला लेंगे कि ये आप क्या कर रही हैं, ये तरीक़ेकार नहीं है। और बहुत सी जगहों पर भी अब तो हमारे यहाँ भी हो गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको अलाउ ही नहीं है कि वो मीडिया से बात करें। तो हुँ, अगर कोई माइक लेकर आएगा भी तो वो सवाल का जवाब देने से कासिर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में तो पुलिस भी किसी आम आदमी से कोई सवाल नहीं कर सकती। इसी तरह सहाफ़ियों के लिए भी इस तरह के कवानीन हैं। हमारे यहाँ ज़रा कम हैं, जैसे हुँ। हर इदारे और हर महकमे में नहीं है, उस तरह यहाँ भी ज़रा हमने अपने-अपने तर्ज़ की सहाफ़त की हुई है। अच्छा, हमारा जो मीडिया है, आपको क्या लगता है कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं, आप ज़ाहिर है लाइफ़ जी। कोचिंग भी कर रही हैं, तो जो हमारे मसाइल हैं, उनको सही तरीके से उजागर कर रहा है? मीडिया जो उजागर कर रहा है, जो सियासी मामलात वो उठाते हैं, बचपन से हम देख रहे हैं आज तक। एक टॉक शो शुरू होता है, उसमें 3 गेस्ट हैं, 4 गेस्ट हैं, गुफ्तगू शुरू होती है, गुफ्तगू किसी नतीजे पर नहीं पहुँचती, मसले का कोई हल नहीं निकलता और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हुँ, मुझे आज तक किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिला है। हुँ, इसी तरह जो अवामी मसाइल के प्रोग्राम हैं, उसमें मैंने खुद भी प्रोग्राम किए। बहुत थोड़े अरसे के लिए शायद कहीं पर कोई हिल-जुल होती हो, कोई महकमा अ, मतलब काम करने पे राज़ी हो जाता, वो भी जब मीडिया उनको तवज्जो दिलाता है, लेकिन फिर वैसे का वैसे हो जाता है। जैसे रेड्स हुआ करती थी, किसी जगह पर गए हैं, कोई इल्लीगल काम हो रहा है, उसको बंद करा दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद आप दोबारा जाएँगे तो वो काम वैसे ही हो रहा होता है। हुँ, तो बेसिकली ये सहाफ़ियों का या टेलीविज़न चैनल्स का इतना काम नहीं है जितना ये इदारों का है ठीक कि है। वो उन चीज़ों को ठीक करें। पहले मरहले पर तो ये इदारों की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, मुख्तलिफ़ इदारे बने हुए हैं, हर इदारे की मुख्तलिफ़ तर्ज़ की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो पूरी करें तो ये सहाफ़ियों को या चैनल्स को उजागर करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो वहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। फिर मीडिया पर अगर आ जाता है, कोई आवाज़ उठा ही लेता है, तो वो भी हल सिर्फ़ 2-4 दिन का है, उसके बाद वो नहीं होता। हुँ, तो हम सबसे पहले तो फिर इदारों पे सवाल उठाते हैं ना। हुँ, फिर उसके बाद हम चैनल्स की तरफ आ जाते हैं। बात ज़रूर की जाती है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं निकला आज तक किसी भी चीज़ हुँ। का। नहीं, आपको नहीं लगता कि असल वजह ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पे जब आप रिजिडिटी का मुज़ाहरा करते हैं, दलाइल आपके पास नहीं होते, सिर्फ़ एक पॉइंट है जो आप लेके बैठे हैं और उसी को आप डिफेंड करने बैठ जाते हैं, तो यकीनन आप किसी नतीजे पे तो नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप देखें ना, सियासतदान बैठे होते हैं, वो लड़ते हैं, एक किसी को कुछ कहता है, कभी कोई छोड़ के चला जाता है, गरमा-गर्मी होती है, रेटिंग्स आ जाती हैं, प्रोग्राम ख़त्म, बात ख़त्म, मसला वहीं का वहीं, हल तो कोई नहीं निकला। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर भी रहम अच्छा करे। मुझे बताएँ आप बात तो चल निकली है तो मुझे बताएँ इसका मकसद क्या है? ये क्यों किए जाते हैं ये प्रोग्राम? मुझे भी आज तक वैसे मकसद समझ नहीं आया। ये मैं अगर देखने वालों में कोई बताए हमें तो बस एक पैटर्न बन गया है। 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये शोज़ होते हैं। लोग देखते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ सका कि इनसे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। एक दौर था मैंने बड़ी तवज्जो के साथ कोई इसको 6 माह सुना। सोचा कि शायद यहाँ पे बैठ के कोई मसले डिस्कस होंगे और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन उसके बाद से आज तक मैंने जो है वो कानों को हाथ लगा लिया कि भई यहाँ से तो कुछ नहीं निकल सकता। हल नहीं निकलता ना। ठीक है, आप मसला उजागर कर रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि उसका कोई हल भी निकाल सके। वो नहीं हुँ, निकाल सकते, लेकिन शोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा हम बात कर रहे थे थोड़ा-सा मीडिया में जो ख़वातीन के मसाइल हैं, उसको किस हद तक जो है वो समझा जाता है? जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन के मसाइल हैं, जी, जी। उन पर ज़्यादा बात ही नहीं होती है टेलीविज़न चैनल पर। कोई एक चैनल मुझे बता दें जो स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम अच्छा, चला रहा हो। आपके ऐसा है नज़दीक ही नहीं। ख़वातीन के असल मसाइल हैं क्या? बहुत से मसले हैं, मसलन? बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, अब इसको आप कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, देखने वाले भी कन्फ्यूज़ मत की करें कि जो एक औरत मार्च होता है, वो ख़वातीन के मसाइल की सही तर्जुमानी नहीं करता। ओके, जो बड़े शहरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, वो तो तालीम भी हासिल कर लेती हैं, उनके पास उनकी मर्ज़ी से जॉब बिल्कुल करने सही। का हक़ भी होता है, पढ़ी-लिखी भी हैं। लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देखें और बड़े शहरों से थोड़ा बाहर चले जाएँ, आउटस्कर्ट्स में चले जाएँ, तो वहाँ पर तो उनके लिए ख़ातून होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म करार दे दिया जाता है हुँ, और वजह से घुट-घुट के ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं। और बाज़ ख़वातीन को, क्योंकि मैं सोशल इश्यूज़ पर बहुत काम करती हूँ,
इस बुनियाद पर सज़ाएँ इस हद तक दी जाती हैं कि उनसे उनकी ज़िंदगी छीन ली जाती है कि उन्होंने बेटी क्यों पैदा कर दी। हुँ, अब जिस सोसाइटी के अंदर बेटी का पैदा हो जाना ही गलत समझा जाए, तो अब आप समझ लें कि आगे कितने मसाइल होंगे। यकीनन। बहुत मसले हैं। फिर वो बच्ची तालीम नहीं चाहते कि वो हासिल करे। अच्छा, अगर तालीम हासिल कर ले, कोई काम करना चाहे, वो भी नहीं कर सकती। फिर अगर अपनी पसंद का कोई इज़हार कर दे शादी के लिए, तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ पर भी बहुत सी ख़वातीन के साथ क्या-क्या कुछ नहीं होता। और फिर जब वो अपने घर जाती है, मतलब जिसको अपना घर तसव्वुर किया जाता है हमारी सोसाइटी में, वहाँ पर जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है, बड़े केसेस हैं। हुँ, मैं तो सोच के ही मतलब काँप जाती हूँ कि फिर जहेज़ लेकर आना है तुमने, फिर बेटा पैदा करना है तुमने, हुँ। फिर हर ज़िम्मेदारी पैदा करनी है तुमने, तो उसकी हैसियत को हर कदम पे चैलेंज किया जाता है और दबाया जाता है और रोका जाता है। तो ये है असल मसाइल। ये अच्छा मसाइल नहीं है कि कपड़े इस्त्री नहीं करने, खाना गरम नहीं करना, अपना तो खाना मेरी खुद बनाओ। जी, ये तो मसाइल है ही नहीं जिनकी हुँ, आप बात कर रहे हैं। मसाइल तो वहाँ है और मुझे लगता है जो वो तर्जुमान बन के बैठे हैं, उन्होंने जाके कभी वो मसले देखे ही नहीं हैं। हुँ, जो आज़ादी माँग रहे हैं वो उनके पास तो सारी आज़ादियाँ हैं। हुँ। जिनका मसला है कि उन्होंने आवाज़ उठानी है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं, उनके पास तो कोई जाता ही नहीं है। फ़ेमिनिज़्म के कितना जो है आप हक़ में हैं? देखिए, फ़ेमिनिज़्म की तारीफ़ हमें सबसे पहले जानना चाहिए। हुँ, हमारा तो अपना रिलिजन फ़ेमिनिज़्म के हक़ में बात करता है। हुँ, औरत को जो दर्जा दिया गया है, वो मैं बारहा पहले भी कह चुकी हूँ, चलिए रिपीट कर देती हूँ, कि वो मर्द के बराबर का दर्जा नहीं है, हुँ, तो कहीं ऊपर का उसके पास मकाम है। हुँ, हमारी सोसाइटी में भी औरत को इज़्ज़त दी जाती है, जो पढ़े-लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो औरत को इज़्ज़त देते हैं। अभी देखिए, सीट खाली कर देंगे बस में, कोई हुँ, खातून खड़ी है, उसके लिए, कहीं कोई बिल्कुल। भारी भरकम बैग्स उठा के जा रही है, मदद के लिए कोई आ जाएगा। गाड़ी ख़राब हो गई है, तो टायर बदलने के लिए कोई आ जाएगा, तो ये इज़्ज़त और तकरीम है। तो ये मत कहें कि हमें मर्दों की बराबरी का हक़ चाहिए। हुँ, आप एक औरत होने की हैसियत से अपना हक़ माँगे और ये जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ये भी इसी तर्ज से हक़ माँगे, जो हक़ वो माँगती हैं वो मैं समझने से कासिर हूँ। अच्छा मुझे आपसे मज़ीद इसकी तफ़हीम चाहिए। मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि एक औरत ही औरत की असल दुश्मन है? हमारे क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मसाइल पैदा ही इसी वजह से होते हैं। जो सास है, वो चाँद सी बहू का मुतालबा करती है। सास की तरफ से ये मुतालबे जहेज़ के रखे जाते हैं। चाव पूरे करने वाले मुतालबे भी वहीं से रखे जाते हैं, जबकि वो खुद औरत है। बारहा दफ़ा ये बात अगर कोई मर्द इस लड़ाई में कूद भी पड़े कि भई मुझे जहेज़ नहीं लेना, मुझे जो है बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं करना, तो वो कहते हैं हमने चाव पूरे करने हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें नहीं हैं? ये जो है ना, ये बेसिकली जो हम बचपन में सिखाते हैं बेटे और बेटी को 2 अलग तरह के नज़रियात, ये उससे बेस करता है और फिर वहाँ से बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते ये जो तमाम बातें आपने की ये वैसे हो जाता है। अब यहाँ पर एक बेटी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुमने अपने घर जाना है। ओके। फिर बचपन से ही माँ रज़ाइयाँ बना के रख रही है, कंबल बना के रख रही है, ज़ेवर जमा करके रख रही है, कपड़े जमा करके रख रही है। तो जो बच्ची देख रही है और जो सीख रही है और जो बच्चा भी देख और सीख रहा है, वो यही सीख रहा है कि एक बच्ची की या औरत की ज़िंदगी यही है। फिर वो माँ को भी यही सब कुछ करते हुए देख रहा है और मियाँ जब घर आ रहा है यानी उसका बाप घर आ रहा है तो वो डाँट भी रहा है अपनी बेगम को, मारपीट भी कर रहा है, वो बच्चा भी देख रहा है और बच्ची भी देख रहा है। तो उससे बच्चा ये समझ रहा है कि ये सब कुछ ठीक है। औरत पर हाथ उठाना, उसे दबा कर रखना, वो सारा दिन घर के काम कर रही है और बहन मेरे काम करेगी हुँ, और इस तरह बहन को तो अगले घर जाना है और उसके लिए माँ ये सब कुछ करी। तो ये अब माइंडसेट बन गया। मर्द भी उसको जायज़ समझेगा, औरत भी जायज़ समझेगी और वही ट्रेनिंग लेकर वो आगे जाएँगे। यहाँ पर औरत की ज़िम्मेदारी बहैसियत माँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों की तरबियत माँ करती है। क्योंकि बाप कमाई की गर्ज से बाहर है और अगर नहीं भी है, औरत भी काम कर रही है, घर आ रही है, तो बच्चे ज़्यादा माँ से करीब हैं। उसे वहीं पर सिखाना है जब वो छोटे-छोटे हैं कि नहीं, बच्ची के लिए जहेज़ नहीं बनेगा, तुम जब बड़े होगे तो तुम कमाओगे, अपनी बीवी को भी खिलाओगे और बाप का तर्ज़ अमल ये होना है कि वो अपनी शरीके हयात के साथ मोहब्बत से, प्यार से पेश आए।
तो बच्चा ऑब्जर्व करता है, फिर सीखता है, बेस तो बन जाती है 5-6 साल की उम्र में। तो यहाँ से खराबी है, इसको दुरुस्त करेंगे तो फिर ये जितनी सारी आपने सास बहू के मामला, जहेज के मामला, ये सारे ठीक होंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता इस सारी जो चपकलश है, जो ये सास बहू की है, वो कहते सास भी कभी बहू थी, हम्म। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं वो असल में उसमें मर्द पिस नहीं जाता। देखिए, हमारी सोसाइटी मर्दों की सोसाइटी है। अगर मर्द बैलेंस करना सीख जाएगा तो पिसना भी बंद हो जाएगा। कैसे कैसे बैलेंस करेंगे आप? देखिए, वो होता यही है, अभी पहले भी मैं कहीं गुफ्तगू कर रही थी तो ये बात हुई कि जब बीवी घर आती है तो फिर वो सदके वारी जा रहा होता है, उसकी सारी ज़िंदगी बीवी होती है, उस पे फ़ोकस करता है, माँ को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देता है। फिर उसे एकदम याद आता है कि भई मेरी तो एक बुज़ुर्ग माँ भी है जिसने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया, फिर वो पूरा टोटल शिफ्ट अपनी वालदा की तरफ हो जाता है। ऐसे भी नहीं करना ना, रिश्ते हैं दोनों बड़े खूबसूरत हैं, उनको बैलेंस में लेकर चलें हुँ, और साथ चलें। नहीं, मर्द मज़लूम बिल्कुल भी नहीं है। कहीं-कहीं ठीक है, आपकी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ घर के सरबराह के तौर पर मर्द को ही देखा जाता है। तो ये वही बेसिक ट्रेनिंग फिर वापस जाएँगे ना हम। तो वहाँ से आज से शुरू कर लें, आज की जो माएँ हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे शुरू कर लें, जो कि काफ़ी हद तक अब तब्दील भी हो गया है। तो मुझे लगता है आगे सिलसिला बेहतर होगा। दूसरा, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ फ़ेस कर लिया ना, लेट्स सपोज़ मेरे साथ किसी ने बुरा सलूक किया, तो मैं ये सोचूँगी कि मैं अब आपके साथ बुरा सलूक करूँ। यानी हुँ, मैं अगर काम पे थी और मुझे वहाँ से डाँट पड़ी तो मैं कह रही हूँ अच्छा अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो ये कैमरामैन है, इन पे मैं गुस्सा निकाल दूँगी। हुँ, या आपसे मैं तल्ख़ कलामी से पेश आ जाऊँगी कि क्योंकि मैं आगे ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। तो सही। अगर हम बैगेज साथ ले लेके चलेंगे तो ये ट्रांसफ़र सिस्टम चलता रहेगा। अगर हुँ। बैगेज को पीछे छोड़ाएँगे, अच्छा इसने ऐसे कर दिया, चलें ठीक है, इसको यहीं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, फिर ये ट्रांसफ़र सिस्टम नहीं रहेगा। हमें ये सीखने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, हमारा मुआशरा शायद उन मुआशरों के अंदर शामिल होगा जहाँ पर रनमरीदी जो है वो बड़ी तक़वियत वाला फ़ेल समझा जाता है, और मेरा ख़्याल है कि कोई भी इसको एतराफ़ करना भी अब बुरा नहीं समझता कि यार हम बिल्कुल हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे समझ सकती हैं कि जो है बेचारा जो है मर्द वो रूल कर रहा है, ठीक है उसका फ़ेस तो यूज़ हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे तो वो जो कुछ है वो देखिए ख़ातून का जो है वो ही ज़ेहन चल रहा होता है। देखिए, इसकी पहले ना हमें डेफ़िनेशन तलाश करनी पड़ेगी जिसको हम हमारे लोग इस टर्म से देखते हैं। यानी अगर बीवी से प्यार से बात कर लेना, उसकी बात मान लेना को आप ये कहते हैं तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप उसके गुलाम थोड़ी ना बन गए हुँ, हैं। वो एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हैं, प्यार-मोहब्बत से रह रहे हैं तो ये इस रिश्ते का तकाज़ा है। लेकिन हुँ। वो ऐसा है कि जब बीवी आई है तो बाकी रिश्तों को आपने छोड़ नहीं देना, उनको भी बैलेंस करना है। और ये चीज़ डे 1 से होती है। ये ऐसा नहीं कि पहले आप पूरा शिफ्ट इधर हैं, फिर उधर हो गए हैं, ऐसे तो नहीं फिर हो सकता। फिर तो मुझे ना एक लतीफ़ा याद आ गया इसी से रनमरीदी से। वो एक गाँव में ना जो ज़िम्मेदार था उसने ऐलान करवाया कि भई जो भी घर वाला है, हुँ, जिस घर में मर्द की हुक्मरानी होगी उसको मैं घोड़ा दूँगा, और जो औरत की हुक्मरानी होगी वहाँ पर मैं मुर्गी दूँगा। हुँ। अच्छा, और पता चला कि जनाब सब में उस गाँव वालों में मुर्गी ही तक़सीम हुई। ओह! एक घर वाला ज़रा पक्का हुआ तो उसने जनाब क्या कहते हैं कहा कि मेरे जनाब मैं ही हूँ, मैं ही सारे फ़ैसले सरबराह करता हूँ। हूँ। ठीक है? तो वो फिर जो है उसके सामने मज़ीद चैलेंज दिया गया कि आपने ब्लैक घोड़ा लेना है या जो है वो व्हाइट वाला वाइट। लेना है। तो वो जैसे ही उसने जो है लेके आया व्हाइट वाला घर, तो बेगम कहती ये तुम्हें मैंने कहा था ब्लैक वाला लेके आना है। तो फिर वो वापस देने गया तो उसको मुर्गी, फिर उसको मिल गई। तो असल ये भी एक लतीफ़े का एक असल है। चक्कर ही हुक्मरानी का है ना, आप हुक्मरानी को छोड़ के कंपेनियनशिप की तरफ आ जाएँगे तो मामलात हल हो जाएँगे। मतलब हाँ। आप कॉम्पिटिशन ना समझे ना कि बीवी मेरा कॉम्पिटिशन, तो बीवी समझे मियाँ मेरा कॉम्पिटिशन। ये मुशावरत से चलें, एक-दूसरे को देखभाल के चलें। वैसे ये तो हुँ। ज़राए-मज़ाक बातें हो रही हैं। जी, जी, वैसे बिल्कुल ऐसा अमूमी है। तौर पर घर में चूँकि मर्द बाहर रहता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मानी भी जाती है बहुत से हुँ, मामलों में। और जो घरेलू कुछ मामलात होते हैं उसमें मर्द भी अपनी जान छुड़ाते हैं, कहते हैं बेगम ही देख लेगी। तो हुँ। ये इसी तरह से यही खूबसूरती है ना कि कुछ काम आपके ज़िम्मे, कुछ बेगम के ज़िम्मे, और लेकर साथ चलें इसको, हुक्मरानी के उससे निकल आएँ कॉन्सेप्ट से बाहर। अच्छा, मेंटल हेल्थ की थोड़ी-सी बात करते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है, हमारे मुआशरे में हुँ। मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना काम हो रहा है, और इसमें कितनी जो है वो ज़रूरत है आज हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की? मेंटल हेल्थ के मसाइल नजम साहब काफ़ी बढ़ चुके हैं। हुँ, अब कोई भी शख्स जो है वो अगर ये कहे कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारता हूँ, ओके। तो ये ठीक नहीं होगा। हुँ, स्ट्रेसेस हैं,
और ज़रूरी नहीं कि आप कोई घरेलू स्ट्रेस आपको हो, काम का भी स्ट्रेस है। बिल्कुल आपने ठीक है। सुबह उठ के 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, तो आपका ज़हन एक उलझा हुआ रहेगा ना कि बस मुझे इतने बजे सो जाना है, उठना है, जाना है। काम पे फिर आप लगे होंगे, कल अगर कुछ रह गया तो आपको कल करना है। इस तरह हर किसी की ज़िंदगी के मसाइल हैं। लेकिन उस स्ट्रेस से बचने के लिए हम कुछ नहीं करते। ओके। ना ही हम अगर स्ट्रेस में मुब्तला हैं तो उसको मानेंगे भी नहीं। किसी को एंग्जाइटी हो रही है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो ना मानेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा अगर हमने ये बात कर दी डिप्रेशन है तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया। हुँ, टैबू बना लिया ना हमने। हालांकि वेस्ट में या पाकिस्तान से बाहर जो मुल्क हैं वहाँ पर प्रॉपर कंसल्टेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, लोगों के अपने अपने बिल्कुल, पर्सनल हैं, वो हर हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर जाते होंगे। बिल्कुल ठीक। और कुछ औकात ऐसा होता है कि आप सिर्फ बात करते हैं और आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हुँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बात हो रही है अब। अ, और शुक्र ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब वो इसके बारे में बात करने लगे हैं, चाहे छुप कर या बाकियों को बताए बगैर वो हुँ, काउंसलर के पास जाते हैं या सेशंस हुँ। लेते हैं, वो हो रहा है। तो यही एक सिलसिला मैंने आपको बताया, मैंने भी शुरू किया, काफ़ी लोग बात करते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और हमारे पास तो आप देखिए अल्लाह का करम कि हमारी सोसाइटी का ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने दोस्त से, भाई से, रिश्तेदार से हुँ, बात कर सकते हैं, वो आपके मुफ्त के काउंसलर्स हैं। हुँ। तो बात करते हैं तो आप अच्छा फ़ील करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसको नेग्लेक्ट ना अच्छा, करें। मीडिया का अगर हम किरदार देखें मेंटल हेल्थ की हुँ, अवेयरनेस में, तो वो हुँ। आप क्या समझते हैं, कितना किरदार है उसका? सोशल मीडिया का ज़्यादा किरदार है। हुँ, सोशल मीडिया पर अब देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आकर बात भी करते हैं, डॉक्टर्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो उस चीज़ बिल्कुल। को उजागर करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो ज़हनी दबाव, मसाइल की मुहर्रिकात हैं, उस पर भी बात की जाती है, उसके इलाज हल के लिए भी बात की जाती है, टिप्स भी दी जाती हैं। फिर बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं होती, एक लिमिटेड फ़ी के अंदर लोग सेशंस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये बेहतरी आ रही है। तो हुँ, अगर कोई आपको अपने इर्द-गिर्द भी ऐसा शख्स दिखाई देता है जो जैसे पहले था अब नहीं रहा, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बिहेव करने लगा है, तो प्लीज़ उससे बात भी कीजिए और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए। और अगर उससे भी अगली स्टेज है जहाँ दवाओं की भी ज़रूरत है, तो हम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या किसी और बीमारी के लिए भी तो दवा लेते हैं ना, तो अगर वो स्टेज आ गई है तो उसको वहाँ भी लेके जाइए, उससे हीलिंग प्रोसेस होगा, उससे बेहतरी आएगी, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। हमने देखा है कि जो खुदकुशी है उसका हुँ। रुझान भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग हमने बड़े अच्छे-अच्छे ओहदों पे फ़ाइज़ लोगों को देखा है कि वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये आप क्या समझती हैं कि ये मेंटल हेल्थ की जो है वो उसके साथ जो है हम समझते हैं कि शायद ये वेल एस्टेब्लिश्ड बंदा है तो इसको ये मसाइल नहीं होंगे। तो आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट ये उठाया कि हमें लगता है कि जैसे मैं सीएसपी, सीएसएस ऑफिसर्स की बात करूँगी, हमने देखा पिछले चंद सालों के दौरान कोई 7-8 अफराद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर चुके हैं। हुँ, अब अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो बड़ी गाड़ी, उनके मुलाजमीन मिले हुए हैं, एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जॉब पर वो फायज़ हैं, लेकिन क्या है अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनको खा गया है। हुँ, अंदर से कहीं न कहीं ये चीज़ कि मैं अगर किसी से शेयर करूँगी तो लोग क्या करूँगा या करूँगी, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? हुँ, लोग मुझे जज करेंगे। अंदर ही अंदर घुटते, घुटते, घुटते वो स्टेज पर पहुँच गया कि अपनी जान ले ली। हुँ, ये कितना ख़तरनाक है! मतलब इसको सोच के ही इंसान ना हिल के रह जाता है कि ये कितना ख़तरनाक है। बज़ाहिर आपको एक शख़्स ठीक लग रहा है, काम भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, हँस भी रहा है, खा-पी भी रहा है, लेकिन अंदर से वो डिप्रेशन में है। तब हुँ। डिप्रेशन वो नहीं है, बाज़ औक़ात वो भी होता है कि आप कमरे में बंद हो गए हैं, बात नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन ये सूरत भी है डिप्रेशन की, जो फिर इस तरह से निकलता है कि खुदकुशियों की रेशो बढ़ती चली अच्छा, जाती है। मायूसी जो है गुनाह है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मायूसी ही बुनियादी वजह बनती है इस चीज़ की। तो एक मायूसी को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? किस तरीके से हम पॉज़िटिव एनर्जी अपने अंदर ला के उसको जो है ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहला नुक्ता तो ये कि आप कुछ सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको अपने दिल में दबा के ना रखें। आपको हुँ, जो सोच आ रही है ना जाके किसी से शेयर करें, हुँ, क्योंकि आप उसको और अंदाज से देख रहे हैं। जो बाहर वाला शख्स है आप मुझे देख के बता सकते हैं हुँ, कि ये रंग अच्छा लग रहा है, नहीं ठीक। अच्छा लग रहा। अपने कोई करीबी दोस्त जो रिश्तेदार हैं वो आपको मशवरा दे सकते हैं।
फिर आपके दिमाग में वो जो सोच पनप रही है, उसका ज़ाविया भी बदल सकता है, वो हुँ, सोच निकल भी सकती है और अगर नहीं निकल रही, तो फिर यहाँ पर प्रोफ़ेशनल्स भी मौजूद हैं, आप उनके पास चले जाइए, वरना आप अकेले अगर सोचते रहेंगे, तो फिर तो आपको कोई दुरुस्त करने वाला ही नहीं है ना। आप उस सोच को ठीक समझ के उसी पर चलते चले जाएँगे और अपना ही नुकसान कर लेंगे, जो कि हमने देखा हालिया दिनों में, हुँ, कि हो गया। हमें जो लोग बहुत समझदार और अच्छे लगते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लिया। वही अगर किसी से डिस्कस कर लेते, तो हुँ, बेहतर होता। और बाज़ औक़ात हम पता है क्या समझते हैं कि हम बड़े मज़बूत हैं, तो हमारे घरवाले हम पर डिपेंडेंट हैं, यानी वालिदा हैं, वालिद हैं या एक मर्द जिसकी बीवी है, बच्चे हैं, कि उनके लिए तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, अगर मैं इनको ये कमज़ोरी बताऊँगा तो ये क्या कहेंगे? इनके बिल्कुल सामने सही। तो कमज़ोर नहीं पड़ना, जैसे कहते हैं कि जी मर्द को दर्द नहीं हुँ, होता, मर्द रोता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। हुँ, मर्द भी तकलीफ़ महसूस करता है, मर्द के भी आँसू निकलते हैं, वो किसी के सामने नहीं, क्योंकि हमने ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर दी है ना, किसी के सामने इज़हार नहीं कर सकता। तो आप दोस्त से इज़हार कर लीजिए। हुँ। दोस्त से नहीं कर सकते तो प्रोफ़ेशनल हेल्प ले लीजिए। लेकिन उस स्टेट ऑफ़ माइंड में मत रहिए, वो बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आखिर में चाहूँगा कि आप कोई जो है अहम मशवरा, कोई बात ऑडियंस के लिए अपनी तरफ से रखना चाहें तो? मैं यही बात जो आपने कहा था कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, उससे कैसे बचा जाए। तो आप इर्द-गिर्द जो लोग कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं ला सकते। अपनी ज़ात पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को जब हमने अल्लाह के रूबरू पेश होना है, तो वो सिर्फ़ मुझसे मेरा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा नजम साहब ने क्या किया था, नजम साहब ने अच्छा किया था या बुरा किया था। अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का सोचिए। और जो ये होता है ना कि आप इंतकाम के जज़्बे में अंधे हो गए, तो वो आग आपको भी जला डालेगी। या किसी के बारे में अगर आप समझते हैं कि ये दुश्मन है या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, उससे कतई ताल्लुक़ कर लीजिए। आप मिल भी रहे हैं, दिल में बुरा भी सोच रहे हैं या वो हुँ, आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो वो दूर हो जाना भी बेहतर होता है। कभी-कभी दूरी बेहतर भी होती है। बिल्कुल ठीक। फिर आप जो सोच रहे हैं, उसको बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है ना कि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे लिए कुछ गलत कर दिया, जाके आप उससे बात कर लें कि भाई ऐसा हुआ था, ये सोच आ रही है, अब बताओ ये ठीक है कि नहीं? ये हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और अगर आप खुद भी कहीं गलती कर लेते हैं, तो उस गलती को तस्लीम कीजिए, अपनी गलती को सुधारिए, हुँ। लेसन सीखिए और आगे बढ़ जाइए। बैगेज लेकर जो चलते हैं ना, उससे भी खराबियाँ ही होती हैं, बेहतरी नहीं आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़राह आपका। थैंक यू सो इतनी मच। खूबसूरत गुफ्तगू की। अवाब ग्रामी आपने फ़राह इकरार साहिबा को सुना। यकीनन आज हमें बहुत सारे अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू सुनने को मिली। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म, लाइफ़ कोचिंग, मेंटल हेल्थ और इसके अलावा जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हमने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।